अच्छा भाई, ग्रुप 17 में वी हैव क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बनाते हैं तो P5 सब शेल पे खत्म होती है, P5 लिखा हुआ है। और डाउन द ग्रुप इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो टेम्परेचर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं दे बिकम स्ट्रॉन्गर, और रीजन बीइंग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। अच्छा, इनकी स्टेट्स जो है वो फ्रॉम गैस टू सॉलिड चेंज होती है। फ्लोरीन जो है वो, फ्लोरीन को तो हम ट्रेंड में स्टडी नहीं करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन स्टडी करेंगे। क्लोरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस है, येलोइश ग्रीन कलर की, और ब्रोमीन जो है वो रेड ब्राउन लिक्विड है, और आयोडीन जो है वो ब्लैक सॉलिड है। इनके कलर्स आपको एक तो इनके स्टैंडर्ड स्टेट में कलर याद रखना है। क्लोरीन जो है रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है। ब्रोमीन को अगर वेपराइज करेंगे तो गैशियस फॉर्म में भी ब्राउन वेपर्स बनेंगे। आयोडीन को जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट सप्लाई होकर गैस बना लेता है, और आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। इसके अलावा आपके पास हेलोजन को जब हम किसी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो इनके कलर्स आते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन को डालोगे तो हमारे पास पर्पल शेड आता है, ब्रोमीन को डालोगे तो ऑरेंज कलर आता है, और आयोडीन को डालोगे तो येलोइश कलर आ रहा होता है। इसको ना लाइट ब्राउन भी कहते हैं। लेकिन जब इनको एक्वस सोल्यूशन में, मतलब वाटर में डालोगे, तो क्लोरीन जो है वो ग्रीन सोल्यूशन देगा, लाइट ग्रीन होता है, ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डार्क ग्रीन दिख रहा है। ब्रोमीन जो है वो ऑरेंज कलर का होता है एक्वस में। ब्रोमीन लिक्विड जो है, प्योर ब्रोमीन लिक्विड, वो रेड ब्राउन कलर का है, और वाटर के अंदर वो ऑरेंज कलर का होता है। और आयोडीन जो है वो डार्क ब्राउन या रेड ब्राउन कलर का लिक्विड बनता है एक्वस फॉर्म में। अच्छा, अब ये जो हमारे पास, अगर हम कंपेयर करें इनको, देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये हेलोजेंस कहलाते हैं। ये जब रिएक्ट करते हैं तो दे गेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये हैलाइड आयन बन जाते हैं। अब हेलोजेंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। हेलोजेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। डाउन द ग्रुप इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। When they gain electron, they themselves get reduced. It means they act as a oxidizing agent, right? तो डाउन द ग्रुप इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, जब इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी इनकी डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है, मतलब दे बिकम वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाउन द ग्रुप। और अगर हेलाइड आयन की बात करें, जब हेलाइड आयन रिएक्ट होगा तो दे विल लूज इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस एलिमेंटल फॉर्म लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो दे विल रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होंगे? ऑक्सीडाइज्ड होंगे। अब देखो, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, तो क्लोराइड आयन को इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होगा। तो अगर मैं हेलाइड आयन्स की डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी की बात करूं तो क्लोराइड आयन मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयोडाइड आयन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो आयोडाइड आयन वुड बी मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड आयन। रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइड आयन डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से लूज करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, तो जब वो मुश्किल से लूज कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आयोडाइड आयन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो आयोडाइड आयन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, मतलब उनकी रिड्यूसिंग पावर जो होगी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है हैलाइड आयन की। समझ आती हैं बातें? अच्छा, अब इससे जो है ना, हमने ओ लेवल में भी एक चीज पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस क्या था? अगर हमारे पास कोई हैलोजन है, इट कैन डिस्प्लेस हैलाइड आयन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मोर रिएक्टिव हैलोजन जो कि ग्रुप में ऊपर होगा, इट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हैलाइड आयन, और वो उसकी जगह पे आके लग जाएगा, और आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन बना लेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। एक तो इसकी अगर आयनिक इक्वेशन देखें तो आयोडाइड आयन is losing electrons to form iodine, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और क्लोरीन मॉलिक्यूल या गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन, वो रिड्यूस्ड हो रहा है।
ठीक है, अगर यही रिएक्शन हम पोटेशियम क्लोराइड में आयोडीन को डालते हैं, एक्वस आयोडीन को, तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयोडीन इज अ लेस एक्टिव हैलोजन देन क्लोरीन, इट कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोराइड आयन। इन शॉर्ट, मोर रिएक्टिव हैलोजन जो होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और लेस रिएक्टिव हैलाइड आयन जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले रिएक्शन में अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस होता है, जब वो आयोडीन बनाएगा तो एक्वस आयोडीन जो होती है वो सोल्यूशन को क्या कर देगी, ब्राउन कर देगी, तो ब्राउन सोल्यूशन इज फॉर्म। और नीचे वाले में तो खैर रिएक्शन ही नहीं हो रहा, तो नो रिएक्शन, नो चेंज। चलते रहे आगे। इसी तरह अगर हम इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो HCl का जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड। उसका रीजन ये है क्योंकि HCl का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है। अब इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था, आया है बल्कि आता रहता है कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो उसका आंसर क्या लिखते हो कि एटॉमिक डाउन द ग्रुप, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो डाउन द ग्रुप इनकी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस। अभी इसको ना हम हेलोजन एटम बोलेंगे क्योंकि आयन तो नहीं बना हुआ ना, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। सो electrostatic forces of attraction between positively charged nuclei and negatively charged shared pair of electron becomes weaker, hence covalent bond is weaker. Yeah, in short we can remember it by saying longer the bond weaker the bond. अगर बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा उतना इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड सबसे लॉन्गेस्ट होगा क्योंकि आयोडीन एटम का साइज या रेडियस जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब लॉन्गर बॉन्ड बनेगा तो जो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी वीकर। दूर दूर है ना, इसलिए। यह है भाई यहाँ तक बात। ये बातें रिवाइज करना है इसमें। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके पास अगर हमें HCl को डिकम्पोज करवाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन अगर हम लेबोरेटरी में इसको नॉर्मल कंडीशन में डिकम्पोज करवाएंगे तो हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड लेते हैं, उसको हीट करते हैं और HCl गैस में डाल देते हैं, तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती है। लेकिन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड में डालते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉन्ड रिलेटिवली वीकर है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ब्रोमीन गैस। तो हमें ना अभी सारे के सारे मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होते, कुछ हो जाते हैं, तो हमें जो है ना वो गैस दिखती है ब्राउन कलर की, ब्रोमीन गैस। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड में वही ग्लास रॉड डालोगे गर्म हुई हुई तो क्या होगा कि आयोडीन का हमें पर्पल वेपर दिखेगा क्योंकि वो ज्यादा डिकम्पोज होगा। अच्छा, टेस्ट फॉर हेलाइड आयन हम कैसे करते हैं, वो जो लैब में भी करते हो ये टेस्ट है। इसका जो टेस्ट होता है इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हो। जिस टेस्ट ट्यूब में आपने हेलाइड सैंपल लिया हुआ है जिसमें आप हेलाइड आयन सस्पेक्ट कर रहे हो जैसे AgCl है, तो इसी टेस्ट ट्यूब में आप पहले कुछ ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट के डालोगे, और अगर वाइट PPT आ रहा है तो उसके बाद आप रुकोगे नहीं, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद आप डालते हो एक्वस अमोनिया। पहले हम डाइल्यूट अमोनिया डालते हैं, अगर वो वाइट PPT बनने के बाद दोबारा डिसॉल्व हो जाता है तो हम कहते हैं कि क्लोराइड आयन है उस सैंपल में। और अगर क्रीम PPT बनता है सिल्वर नाइट्रेट डालने पे, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट डालने पे, और उसके बाद हम डाइल्यूट अमोनिया डालेंगे तो वो क्रीम PPT इनसॉल्युबल रहता है, और अगर कंसंट्रेटेड अमोनिया डालेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। अब ये टेस्ट फॉर कैटाइन की तरह नहीं है कि दोनों टेस्ट आपने अलग अलग ट्यूब में करना है, एक ही ट्यूब में आपने सिल्वर नाइट्रेट भी डालना है, उसके ऊपर से अमोनिया भी डालना है। सही है। और जो आयोडाइड आयन है वो सिल्वर नाइट्रेट डालने पे पेल येलो PPT देता है, और वो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड अमोनिया दोनों में ही इनसॉल्युबल रहता है। भाई देखो, जो डाइल्यूट अमोनिया से डिसॉल्व नहीं हो रहा उसमें कंसंट्रेटेड अमोनिया डाल के देखेंगे तो क्लोराइड आयन तो डाइल्यूट अमोनिया में PPT जो बने थे सिल्वर क्लोराइड के वो डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो ब्रोमाइड आयन है वो डाइल्यूट अमोनिया डालने पे डिसॉल्व नहीं होगा, उसके लिए कंसंट्रेटेड अमोनिया डालना पड़ेगा। और आयोडाइड आयन आप कंसंट्रेटेड अमोनिया डाल के भी डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन याद रखना। अच्छा,
अब होता है क्या है, जब आप सिल्वर आयन डालते हो तो सिल्वर और क्लोराइड आयन है तो सिल्वर क्लोराइड बना लेगा सॉलिड फॉर्म में व्हाइट पीपीटी। और जब उसमें आप अमोनिया डाल रहे हो तो अमोनिया क्या करता है, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाएंगे क्लोराइड आयन को हटा के उसकी जगह पे लग जाएंगे सिल्वर के साथ, और ऐसे अमोनिया के दो मॉलिक्यूल जो है वो सिल्वर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आ जाता है +1। इसको भी हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे अभी हम लास्ट क्लास में उसका देख रहे थे, एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स देख रहे थे, जब हमने एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड को हमने वाटर में डाला था। तो ये जो अमोनिया जब आके अटैच्ड हो जाता है ना, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ये सॉल्युबल होता है। देखो इसके साथ एक्वस लिखा हुआ है मतलब ये सॉल्युबल है, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड के साथ सॉलिड लिखा हुआ है मतलब ये प्रेसिपिटेट है। लेकिन अगर ये सिल्वर ब्रोमाइड बना हुआ होता तो सिल्वर ब्रोमाइड में अगर हम डाइल्यूट अमोनिया डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कंसंट्रेटेड अमोनिया डालेंगे तो अगेन सेम रिएक्शन होगा, बस यहाँ पे क्लोराइड निकला वहाँ पे ब्रोमाइड निकल जाएगा। और आयोडाइड आयन में नो रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े। अच्छा जी, सल्फ्यूरिक रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एमसीक्यूज के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। अब देखो होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर सकता है। अब अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं सोडियम क्लोराइड के अंदर, अब हैलाइड आयन जो है वो हम या तो पोटेशियम क्लोराइड में डालें या सोडियम क्लोराइड में डालें, एक ही बात है। तो ये जरा रिएक्शंस आपको याद रखना है। जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम क्लोराइड में डालते हैं, मतलब आपके पास हैलाइड आयन होना चाहिए, अब वो चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो चाहे वो मैग्नीशियम क्लोराइड हो, आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें हैलाइड हैलोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन होगा। तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड तो पहले स्टेप में एज एसिड ही काम करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जैसे सॉल्ट और आपका क्या कहते हैं एसिड का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था ना ओ लेवल में, वही वाला है। तो सोडियम जो है वो एक हाइड्रोजन हटा के सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना देगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है तो वो एक्वस फॉर्म में बनेगा। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो क्लोराइड के साथ लग के HCl बना देगा। अब HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस बनता है तो स्टीमी फ्यूम्स देखते हैं, ऑब्जर्वेशन पूछता है अक्सर, ठीक है। अगर वो कोई मेटल क्लोराइड है उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो स्टीमी फ्यूम्स देखेंगे HCl गैस के। अच्छा, अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो कोशिश ये करता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो कोशिश करता है अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हम एक्सेस में लेंगे तो कुछ सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑब्वियसली बचा रह जाएगा। वो कोशिश ये करेगा कि मैं किसी तरह क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करा दूं इनटू क्लोरीन गैस। बट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट अ पावरफुल इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज द क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से लूज करेगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसने उसके न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स से पकड़े हुए। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम सोडियम ब्रोमाइड के साथ करवाते तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, पहला स्टेप तो वही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ टिपिकल एसिड काम करेगा और इसमें हमारे पास पहले तो डिस्प्लेसमेंट होगी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकेगा इसमें ब्रोमाइड के साथ। वो ब्रोमाइड आयन, जैसे क्लोराइड आयन को तो वो ऑक्सीडाइज नहीं करवा पा रहा था, लेकिन ब्रोमाइड आयन को वो ऑक्सीडाइज करवा देगा इनटू ब्रोमीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसकी जो भी इक्वेशन बनेगी ना वो इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, देखो ये वाली। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करा देगा टू फॉर्म ब्रोमीन गैस, और साथ में खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये इक्वेशन आपको इसी ऑर्डर में याद रखनी है, पहले आप सोडियम ब्रोमाइड की वाली इक्वेशन लिखोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड वाली इक्वेशन लिखोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सही है। और इसकी ऑब्जर्वेशन पूछता है कि जब आपने ब्रोमाइड आयन के किसी मेटल ब्रोमाइड में अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड को डाला है तो आपके पास ऑब्जर्वेशंस क्या है।
तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं, क्लोराइड के साथ तो भाई व्हाइट फ्यूम बने HCl, तो उसके आगे रिएक्शन ही हुआ, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑफ हैलाइड। लेकिन ब्रोमाइड हाइड्रोजन सोडियम ब्रोमाइड के साथ पहले तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड के भी व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। ये दोनों एसिड हैं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और HBr वीक एसिड है। लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड वाला रिएक्शन बनने के बाद ब्रोमाइड आयन जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू प्रोड्यूस ब्रोमीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जो ब्रोमीन बनेगी उसका ब्राउन वेपर दिखेगा आपको, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो तो खैर कलरलेस होती है। सही है। तो इसमें जो ब्रोमाइड आयन हुआ वो ऑक्सीडाइज हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिड्यूस हो गया, उसने सल्फर डाइऑक्साइड बना दी। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +4 अक्सर निकलवाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है। ब्रोमीन एलिमेंटल स्टेट में तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। Iodine is least reactive. Yes, iodide ion is most reactive because their mode of reaction is different. Na? Iodine molecule or halogen will react by gaining electrons. Iodide ion, on the other hand, will react by losing electrons. सही है जी। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट सोडियम आयोडाइड? देखो, अगर ब्रोमाइड आयन क्लोराइड आयन को सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं करवा पा रहा था, अगर ब्रोमाइड को करवा रहा है, क्योंकि क्लोराइड आयन जो है मुश्किल से ऑक्सीडाइज होता है, इसका साइज छोटा है ना। ब्रोमाइड आयन आसानी से ऑक्सीडाइज हो गया, आयोडाइड आयन तो और आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन छीनना और आसान है। तो अगर हम सोडियम आयोडाइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज एन एसिड, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हेलाइड हो जाएगा, आयोडाइड आयन डिस्प्लेस होके सोडियम आयोडाइड में से हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसमें से आयोडाइड आयन को सल्फ्यूरिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज करवा देगा टू प्रोड्यूस आयोडीन, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड खुद रिड्यूस होके S8 बना लेता है और H2S गैस बना लेता है। सही है। अब इसकी इक्वेशन वो मांगता नहीं है, अगर मांगेगा तो आपने ये प्रोडक्ट, या तो वो प्रोडक्ट बता देगा कि या तो सल्फर बनता है या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, अक्सर दोनों साथ नहीं बन रहे होते। तो अगर वो कोई एक प्रोडक्ट इनमें से बता रहे हैं तो वो लिख के उसके हिसाब से बैलेंस कर देना इक्वेशन को। लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको याद होनी चाहिए, आयोडीन जो बनेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस बनेगा, तो उसके क्या हो, पर्पल वेपर्स होंगे। सल्फर बनेगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो येलो कलर का सॉलिड होता है। H2S जो है वो गैस है, लेकिन वो कलरलेस गैस है, और H2S गैस जो है ना वो पॉइजनस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और हाइड्रोजन आयोडाइड जब बनेगा इनिशियली तो पहले उसके व्हाइट फ्यूम्स दिखेंगे, लेकिन वो वहां तक रुकेगा नहीं, वो फर्दर आयोडाइड आयन उसमें से ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन बना देगा। सही है, इन द फॉर्म ऑफ गैस, इसलिए उसके पर्पल वेपर्स है। अच्छा ग्रुप, अगर मैं फ्लोराइड की बात करूं, फ्लोराइड हम कह रहे हैं ना सीरीज में नहीं है, लेकिन अगर वो फ्लोराइड का रिएक्शन देता, जैसे सोडियम फ्लोराइड दे देता अगर, तो क्या सोडियम फ्लोराइड में डिस्प्लेसमेंट हो जाता, लेकिन फिर जो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड फ्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करवा सकता है? बिल्कुल नहीं करवा सकता। जब वो क्लोराइड को ही नहीं करवा पा रहा तो फ्लोराइड को क्या करवाएगा? लेकिन अगर हम ग्रुप 17 में उसको देखें, नीचे वाले एलिमेंट को, एस्टेटीन को, अगर मैं आपसे कहता हमारे पास सोडियम एस्टेटीन है या सोडियम एस्टेटाइड है, हो रहा है डिस्प्लेस, तो ये भी होगा, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन एस्टेटाइड। और क्या एस्टेटाइड आइन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा? ऑफ कोर्स होगा, जब इससे ऊपर वाले हो रहे हैं तो ये तो होगा होगा। अब ये एस्टेटीन तो बनाएगा 82 हेलोजन की तरह, लेकिन उसके अलावा और क्या बनाएगा वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन दे सकता है, पूछ सकता है कि भाई एस्टेटीन होगा या नहीं होगा, तो एमसीक्यूज में उसने पूछे हुए ऐसे क्वेश्चन। F2 की बॉन्ड लेंथ Cl2 से छोटी होगी, ज्यादा नहीं हो सकती, फ्लोरीन एटम का साइज छोटा है ना। चलें भाई आगे। अच्छा जी, एक और रिएक्शन इसमें है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशी
अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से चेंज करे कि वो प्रोडक्ट साइड पे जाके ऑक्सीडाइज भी हो जाओ और रिड्यूस भी हो रहा हो। जैसे क्लोरीन को वाटर में डाला है तो HCl बन रहा है और हाइपोक्लोरिक एसिड बन रहा है, HOCl इसको कहते हैं। तो इसमें अगर मैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो HCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1 और HOCl में आती है +1। तो क्लोरीन जो है वो आपका 0 से -1 भी हुआ है और +1 भी हुआ है। इसका क्या मतलब है कि क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दो तरह से चेंज हुई है। जब -1 हुआ है तो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब वो +1 हुआ है तो देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्लोरीन रिड्यूस भी हो गया और क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज भी हो गया। तो जब एक ही स्पीशीज when the single species being oxidized and reduced at the same time in a chemical reaction, such reactions are known as disproportionation reaction. अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक तो ये वाला रिएक्शन है जब क्लोरीन को वाटर में डालते हैं, इसकी इक्वेशन प्रोडक्ट्स याद रखना है HOCl एंड HCl। दूसरे दो रिएक्शन और है जो इसकी इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की क्या है, इनकी केमिस्ट्री तो डिटेल में नहीं है, बस इनकी इक्वेशंस आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद होनी चाहिए विद देयर आयनिक इक्वेशंस। क्योंकि ये मोल्स में वो इक्वेशन नहीं देता, आपको बता देता है कि रिएक्शन हो रहा है और आप खुद ही बताएं कि अगर मेरे पास इतना क्लोरीन है तो कितना सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो उसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए ना, याद होनी चाहिए। तो ये 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl और वाटर बना रहा है। आयनिक इक्वेशन इसकी लिखोगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोरीन, क्लोराइड आयन, ClO-1 एंड वाटर। रट्टा लगानी है, इन शॉर्ट रट्टा रट्टा। इसी तरह अब ये रिएक्शन कब होगा, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है, कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर आप हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो उसमें जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेंगे वो NaCl NaClO3, जिसको हम सोडियम क्लोराइड 5 कहते हैं। इसलिए 5 कहते हैं कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 बनेगी इसमें। तो क्लोरीन इसमें भी देखो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। एक बार वो 0 से -1 गया, एक बार वो 0 से +1 जा रहा है। और इसकी आयनिक इक्वेशन तो अगेन याद करनी है, हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन में प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे और कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे। सही है भाई, आगे बढ़े। अच्छा, नाइट्रोजन एंड सल्फर वाला जो लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो भी देख लेते हैं, खत्म करते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीजें सिर्फ याद करने वाली हैं। सर जी, केसी के भी पढ़ाएंगे। केसी केपी तो नहीं इरादा कोई पढ़ने का हमारा भी। कौन पूछ रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ नहीं है? कौन, मुझे नाम बताओ, नाम नहीं लिखा हुआ तुम्हारा। केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या हुआ, मुश्किल लग रही है? केपी मुश्किल लग रहा है, चलो केपी के क्वेश्चंस कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं है। फिर थोड़ा सा MCQ से सीखना पड़ेगा, वो कुछ MCQ से क्वेश्चंस कर लेंगे तो हो जाएगा केपी कैसी। अब आप लोगों का आई थिंक कल तो कोई पेपर नहीं है ना, परसों है, मैथ्स है, बायो और मैथ्स दोनों है ना। चलो तो कुछ क्वेश्चन निकाल के क्वेश्चंस कर लेंगे उसके। अच्छा भाई, नाइट्रोजन एंड सल्फर में हमारे पास नाइट्रोजन गैस के बारे में पता होना चाहिए। उसका क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट, तो उसका आंसर क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, या यू कैन से
कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स इन अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सही है, इनर्ट गैस है वो, इस वजह से। एयर में 78% नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है। अच्छा, अब नाइट्रोजन गैस नेचुरली क्या होता है, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट तो करती है लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हम देंगे तो ही नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं इसको, नाइट्रोजन टू ऑक्साइड भी कहते हैं। टू ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ज्यादातर अब जो नेम यूज होते हैं ना वो इस तरह से यूज होते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड केम्ब्रिज प्रेफर्स टू से नाइट्रोजन टू ऑक्साइड। अच्छा, अब होता है क्या है कि जो NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन टू ऑक्साइड, ये रिएक्शन होगा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। अब वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जो है ना वो नेचुरली एयर में कब मिलता है, जब लाइटनिंग होती है, जब बारिश होती है तो लाइटनिंग की वजह से जो बहुत हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है नाइट्रोजन बॉन्ड का। दूसरा, ये हाई टेम्परेचर हमें कहाँ मिलता है, गाड़ी के इंजन में। तो इंटरनल कंबशन इंजन या व्हीकल के इंजन होते हैं उसमें ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, जब गाड़ी जो है कंबशन के लिए एयर तो सक करती है ना अंदर, तो ऑक्सीजन चाहिए होती है कंबशन के लिए, तो साथ में नाइट्रोजन भी जाएगी। तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देती है। तो ये वाला रिएक्शन दो जगह पे हो सकता है, नेचुरली बाय लाइटनिंग और इंजन के अंदर ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर इन दी इंजन। अब होता है क्या है, जो नाइट्रोजन टू ऑक्साइड गैस बनती है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये दोनों इक्वेशन इसी ऑर्डर में आपको याद रखनी है। वो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन हाउ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, फ्रॉम लाइटनिंग या फिर इंटरनल कंबशन इंजन का वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी कभार सिर्फ इंजन कह रहे थे, सिर्फ व्हीकल इंजन कह रहे थे। अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी है, अब ये व्हीकल से तो एयर में निकल के चली गई। नेचुरली जो एयर में बनी थी वो तो बारिश होगी तो वो ज़ाहिर वाटर में डिजोल्व होकर, एसिडिक गैस है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड है, वाटर में डिजोल्व होकर नाइट्रिक एसिड बनाएगी। इसकी जो इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन भी लिखते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन जो है ना वो ऐसे ही याद करनी है। तो ये 3 इक्वेशन आपको याद रखनी है। नाइट्रोजन प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड जो नेचुरली हो रहा है हमारे पास लाइटनिंग की वजह से, और जो इंजन से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकल रही है उसकी वजह से। अभी जो नाइट्रिक एसिड है जब ये गिरता है जमीन पे तो ये गिरता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, और एसिड रेन से क्या प्रॉब्लम होती है, इट डिक्रीजेस द पीएच ऑफ द सॉइल, तो जिसके लिए प्लांट्स जो है वो मुश्किल होती है। ये नेचुरली डिजाइंड होता है, मतलब बारिश अगर ये लाइटनिंग की वजह से हो रहा है तो नेचुरली डिजाइन था, ये थोड़ी बहुत क्वांटिटी में हो रहा था, बारिश हुई, नाइट्रिक एसिड गिरा, जो नाइट्रेट आयन है वो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करे, जो उनका नेचुरल फर्टिलाइजर था बेसिकली। लेकिन अब ये गाड़ियों के इंजन से जो इतनी सारी वो निकल रही है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो उसकी वजह से जो एसिड रेन हो रही है वो ज्यादा हो रही है, तो फार्मर को उल्टा एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का एक और रिएक्शन है हेबर प्रोसेस, जिसमें हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। इस रिएक्शन के लिए आयरन एज अ कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है। इस रिएक्शन का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब रेंज होती है 350 से 450 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर जो होता है वो 200 एटमॉस्फेयर रखते हैं, ये वही है जो लेवल में पड़ा था। और जो कैटलिस्ट है वो होमोजेनस कैटलिस्ट, सॉरी हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है आयरन। क्योंकि हेट्रोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है, जब कैटलिस्ट की स्टेट रिएक्टेंट की स्टेट से डिफरेंट हो, रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में और कैटलिस्ट जो है वो आयरन सॉलिड स्टेट में, इसलिए आयरन इज एक्टिंग एज अ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम में ये है हेटेरोजेनस एंड होमोजेनस कैटलिस्ट है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो इस पे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी बनते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर से, ज्यादातर एमसीक्यूज में बनते हैं वो, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, याद देना टेम्परेचर किस तरह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है। इफ your forward reaction is endothermic or it can be exothermic, but if your forward reaction is endothermic, increasing the temperature shift the position of equilibrium towards right hand side, decreasing the temperature shift the position of equilibrium towards left hand side. For exothermic reaction, if your reversible reaction in the forward direction is exothermic, increasing the temperature shifts the position of equilibrium towards left hand side, and decreasing the temperature shifts the position of equilibrium towards right hand side.
ठीक है, अमोनिया गैस के बारे में पता है, बेसिक गैस है। अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन जो हुई हुई होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हुई होती है नाइट्रोजन ने, और इसका जो शेप है वो ट्रिगनल पिरामिडल बनता है क्योंकि इट हैज 3 बॉन्डेड पेयर एंड 1 लोन पेयर, राइट। So the shape is trigonal pyramidal. Bond angles are 109 point, sorry 107 degrees. ठीक, अच्छा, अमोनिया बेसिक गैस है। वाटर में जब अमोनिया को डालते हैं तो एक्वस अमोनिया बन जाता है। एक्वस अमोनिया बेसिकली इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्योंकि इट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन या इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो दैट्स व्हाई इट इज अ बेस। और जब अमोनिया H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है तो वो H पॉजिटिव आयन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एंड दैट आयन इज नोन एज अमोनियम आयन। सही है। अच्छा, अगर अमोनिया का रिएक्शन एसिड के साथ लिखा हुआ है और इसमें अमोनियम, अमोनिया एक्वस अमोनिया लिखा हुआ है, HCl एक्वस अमोनिया, तो प्रोडक्ट एक्वस अमोनिया को उसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूरा लिखा हुआ है और वो एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड और वाटर लिखा होगा। जरा 2 मिनट रुकते हैं यार, ये अजान है बहुत हो रही है, तो 2 मिनट जरा वेट कर। चलो, नेक्स्ट इज अमोनियम सॉल्ट्स का एक रिएक्शन है जो कि अमोनियम सॉल्ट में अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, अमोनियम फॉस्फेट भी हो सकता है। ये सारे सॉल्ट जो है ना, अमोनियम सॉल्ट अल्कली के साथ जब हम इसको हीट करते हैं, अल्कली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, तो ये प्रोडक्ट में बनाते हैं सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। इक्वेशन याद रखना, ये ओ लेवल में भी होती थी हमारे पास। ठीक है, अमोनिया गैस का टेस्ट आपको पता है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर, डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, और ये जो अपैरेटस बना हुआ है ये खैर ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें वाटर वेपर और अमोनिया दोनों निकलते हैं ना सर, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने यहाँ पे एक ड्राइंग एजेंट डाला हुआ है, डेट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ड्राई अमोनिया गैस जो है वो हमारे पास इस ट्यूब से फिर बाहर निकल जाएगी। अच्छा, यूजेस ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स। अमोनिया जो है वो यूजुअली ज्यादातर जो अमोनिया हम बनाते हैं हेबर प्रोसेस से वो यूज होता है फर्टिलाइजर मेकिंग के लिए। अबाउट 85% ऑफ द मिलियन टन्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इज यूज इन ईच ईयर एंड हेबर प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। अमोनिया गैस को हम नाइट्रिक एसिड, अमोनिया बेसिक गैस है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में हम लोग अमोनियम फॉस्फेट भी डालते हैं, अमोनियम सल्फेट भी डालते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो फर्टिलाइजर प्लांट्स को चाहिए वो नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, और नाइट्रोजन अमोनियम कंपाउंड से ही मिलेगा। अमोनियम नाइट्रेट सबसे अच्छा कंपाउंड है क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होती है इसमें।
परसेंटेज बाय मास जो मोल में निकलवाते हैं ना, वो वाली चीज। अच्छा, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है वो क्या है? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स हैं, व्हेन फार्मर डू द इरिगेशन, एक्सेस फर्टिलाइजर्स व्हिच आर नॉट डिसॉल्व्ड or not absorbed by the plant, they washes away into the nearby lakes and rivers, due to which there is an abnormal growth of algae on the water surface, so which blocks the sunlight reaching the plants at the river bed. जमीन पे जो बेड में, रिवर बेड और लेक बेड जो होता है, उसके वहां तक प्लांट तक सनलाइट नहीं पहुंचती. दे इवेंचुअली डाई एंड डिकम्पोज बाय बैक्टीरियल एक्शन. बैक्टीरिया कंज्यूम्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. तो अल्टीमेटली जो मरीन लाइफ है वो अफेक्ट होती है शॉर्टेज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से. तो जो हैबिटेट है आपका रिवर का या लेक्स का, वो पूरा खराब हो जाता है. वाटर जो है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं रहता ऑब्वियसली, उसमें फर्टिलाइजर्स कंपाउंड हैं, नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट हैं, फॉस्फेट हैं, एक्सेट्रा. सही है. तो अब अमोनिया देखो, इस चैप्टर में नाइट्रोजन के बारे में याद रखना है, अमोनिया, बेसिसिटी ऑफ अमोनिया के बारे में, कॉन्स्टेंट बेस है, और अमोनिया माइन, और रिएक्शन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन ऑफ अमोनिया, और अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन विद आपका एल्कली. ठीक है, वो भी एक तरह का एसिड बेस रिएक्शन ही कहलाता है. और अमोनिया जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन जो बन रही है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है इसमें. ठीक है, ये यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है पूरा. इसको एक बार पढ़ लेना. अगर क्वेश्चन आपका कहीं टकराया है पास पेपर्स करते वक्त तो याद कर लिया होगा, अगर नहीं टकराया तो ये याद कर लेना, एक बार रीडिंग कर लेना इसकी बस. नाइट्रोजनस ऑक्साइड बनी कैसे? ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन इंटरनल इंजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज देन फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब ये वाली इक्वेशन आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ना याद रखनी है दोनों. ठीक है. अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स हैं, और पेट्रोल में जब आप गाड़ी में पेट्रोल जलाते हो तो उसमें कुछ सल्फर कंपाउंड्स भी होते हैं, वो भी जल के सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना के बाहर निकल जाता है. अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है. सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो एसिड जब रेन होती है तो उसमें डिजोल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है. सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब सॉइल में गिरता है तो एसिडिटी जो है वो बढ़ा देता है सॉइल की. इसकी वजह से प्लांट ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है. अच्छा, ये जो नाइट्रोजनस ऑक्साइड में ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी है, दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी, और मजीद सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सॉरी मजीद सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये आके खड़ी हो जाएगी. इन दो इक्वेशंस को ना वो क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है, एक्सप्लेन द कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स. एक्सप्लेन द कैटालिटिक behavior of nitrogenous oxide. देखिए, तो कैटालिटिक बिहेवियर इसको क्यों कहते हैं? देखो, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन वी हैड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वी अगेन हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमें दोनों तरह से मतलब कैटलिस्ट की एक डेफिनेशन ये है ना कि इट डज नॉट रिएक्ट इन अ रिएक्शन, और इट स्टेज अनचेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वापस मिल गई है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कैटालिटिक बिहेवियर कर रही है. ठीक है, और ये सारा काम स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी थी फ्रॉम दी इंटरनल कंबशन इंजन के एग्जॉस्ट से जो निकली थी. ठीक है भाई. अच्छा, अब इसको अवॉइड करने के लिए गाड़ियों में जो है ना कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है. वो कैटालिटिक कन्वर्टर प्लेटिनियम मेटल का होता है. वो करता क्या है कि अपने सरफेस पे इन गैसेस को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है. अब गाड़ी में इनकम्प्लीट कंबशन जब होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस तो हाई टेम्परेचर की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर बनी थी. इससे पहले कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बाहर जाए और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाए, और जो कि एज अ कैटलिस्ट काम करे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कराने के लिए, कैटालिटिक कन्वर्टर में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बना लेता है. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है.
कैटालिटिक कन्वर्टर में और क्या काम होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो डायरेक्टली भी कंबशन, उसकी कंप्लीट कंबशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। तो ये दो रिएक्शन कैटालिटिक कन्वर्टर में हो रहे होते हैं। सही है। So in order to remove the nitrogenous oxide from the car exhaust, you have to install a catalytic converter, which is a platinum based catalyst. और उसमें रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है सबसे वो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज इटसेल्फ हार्मफुल, अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है तो वो क्या करती है कि टॉक्सिक गैस है ना, पॉइजनस है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभार इंटरनल कंबशन इंजन में अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होती तो कुछ फ्यूल के वेपर्स जो है वो डायरेक्टली बाहर आ जाते हैं बगैर कंबशन हुए। जैसे अगर पेट्रोल यूज कर रहे हो ऑक्टेन C8H18 और वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अगर बाहर आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो हेल्थ हैजर्ड है, क्योंकि वो एयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर होगा, आप इनहेल कर रहे हो उस एयर को। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में उनकी भी कंबशन हो जाती है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग करवाती है, लेकिन एटलीस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड से लेस हार्मफुल है। इमीडिएटली तो हार्मफुल नहीं है, लॉन्ग टर्म पे हार्मफुल है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर निकलने दे देंगे हम या नाइट्रोजनस मोनोऑक्साइड निकलने दे देंगे तो वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास फोटोकेमिक नाइट्रोजनस ऑक्साइड जो होती है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर उनको ऐसे ही हम निकलने दे देना और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जैसे कोई पेट्रोल का मॉलिक्यूल जला नहीं है, C8H18 हो गया और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बाहर आ गई है, तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई और अनबर्न्ड फ्यूल जैसे मीथेन या पेट्रोल, ये आपस में मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। क्या रिएक्शन है उसका, वो रिएक्शन नहीं हमें याद रखना, बस कंपाउंड का नाम याद रखना है। उसको हम कहते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पेन। आप शॉर्ट फॉर्म का नाम याद कर लो, पूरा नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। पेन बेसिकली जो है वो मेजर कंपोनेंट है ऑफ अ फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, जब फॉग और स्मोक आपस में मिक्स हो जाता है तो वो ठहर जाता है एयर में, उसको हम कहते हैं स्मॉग। तो स्मॉग जो है वो डेंजरस है, जैसे लाहौर में होती है तो वो बहुत सारा लंग डिजीजेस और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीजेस का कॉज है। तो वही क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, तो दैट वाज पेन। फुल फॉर्म होती है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, बट इफ यू इवन राइट पेन, PAN, कैपिटल PAN, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। तो ये कैटालिटिक रोल ऑफ नाइट्रोजनस मोनोऑक्साइड, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाली कैटालिटिक कन्वर्टर की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। हेटेरोजेनस टर्म्स का मतलब अप्लाइड टू, हाँ हेटेरोजेनस वैसे तो एक जनरल टर्म है लेकिन हम लोग कैटलिस्ट के लिए यूज करेंगे होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस कैटलिस्ट आर दोस कैटलिस्ट इन व्हिच द स्टेट ऑफ अ कैटलिस्ट इज सेम एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल एस्टेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें जो आप कैटलिस्ट यूज करते हो वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो जो कि लिक्विड या एक्वस फॉर्म में होता है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल या अल्कोहल वो भी एक्वस होते हैं। तो ऐसा कैटलिस्ट कहलाता है होमोजीनस। होमो मीन सेम स्टेट। ठीक है। आगे हमारे पास है आपका सल्फर के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। देखो एक तो कार्बन मोनो, ये तो कैटालिटिक कन्वर्टर की इक्वेशन आपको ना इस हैंडआउट में 2 बार मिलेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी आपकी सल्फर और इट्स कंपाउंड, सल्फर जो है वो जब बर्न होगा, सल्फर पेट्रोल में होता है कुछ पेट्रोल में, तो ट्राई तो ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा सल्फर कंटेंट रिमूव करके फ्यूल को यूज किया जाए, लेकिन कम्प्लीटली वो रिमूव नहीं हो पा रहा होता। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एयर में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। सारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखना। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है वो हम अभी पिछली क्लास में भी देख रहे थे, उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। अब ये जरूर, ये इंडस्ट्री में जब हम करवाते हैं तो रिएक्शन स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं, लेकिन एयर में तो ये रिएक्शन वैसे ही हो रहा है ना। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनेगी वाटर में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी। अगर एसिड, ये तो हम इन्वायरमेंटली देख रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियली हम इसको बनाते थे ओ लेवल में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस जो है यहाँ पे यही पढ़ना है कि एसिड ड्रेन कराते हैं।
और एसिड रेन के डिसएडवांटेजेस क्या है? एसिड रेन जो है वो प्लांट्स को अफेक्ट करता है, क्रॉप्स को अफेक्ट करती है, बिल्डिंग्स को, जो लाइमस्टोन बिल्डिंग्स है उनको अफेक्ट करती है, मेटल स्ट्रक्चर्स को कोरोड करती है। एसिड मेटल पे गिरता है तो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और रिवर्स में जब एसिड वाटर गिरेगा एसिड रेन की सूरत में, तो वो ऑब्वियसली आपकी मरीन लाइफ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये सारी बातें जो बताई हैं ये यहाँ पे लिखी हुई है। एसिड रेन इतना डिटेल में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपको पता है। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस वगैरह तो अब खैर वो नहीं पूछता, पिकलिंग वगैरह के लिए, या आपको सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी यूज होता है, कार बैटरी एसिड के लिए भी यूज होता है, बट स्टिल अब जरूरत नहीं है सल्फर के। बस इन्वायरमेंटल इफेक्ट हमें पता होने चाहिए थे, एसिड रेन होती है किस तरह से जनरेट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड कहाँ से आ रही हैं, और उनको कैटालिटिक कन्वर्टर में केटर कैसे किया जाता है, बस। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड को हम कैटालिटिक कन्वर्टर में केटर नहीं कर सकते, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन के निकलता है, तो उस पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हम नाइट्रोजनस ऑक्साइड रोक सकते हैं, तो वो जो कैटालिटिक एक्शन है ना, उसकी वजह से कम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इट इज नॉट 100% सक्सेस, बट हम कर रहे होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, कुछ ना कुछ बचत कर लेता है एनवायरमेंट। ठीक है भाई, डन विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल आपका कल तो आई डोंट थिंक सो कि तुम लोग टाइम निकाल पाओगे मैथ्स की वजह से। फिर वेंसडे को तो तुम लोग की क्वेरीज है वो पूछते रहना, इसी तरह से जूम पे आ जाना, क्वेरीज पूछना, चले जाना जैसे करते थे वो लेवल में। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, दैट्स इट। सर कल मैथ्स का नहीं है, कल कंप्यूटर का। कल मैं कह रहा हूँ, कल कल कंप्यूटर है पेपर। ओ, परसों पेपर है ना, तो कल जो है ऑब्वियसली आप पढ़ोगे ना परसों वाले पेपर का। कल भी है। आवाज नहीं आई, कल भी तुम्हारा पेपर है ये कह रहे हो? तो फिर आज तुम वाला पेपर पढ़ो ना भाई, तो कल है पेपर, यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट क्या होता है? ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट में हम लेते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन कहते हैं इसको। ये किन चीजों के साथ पॉजिटिव होता है? ये 3 फंक्शनल ग्रुप के साथ काम कर सकता है। एक है हमारे अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल वो वाले अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली एक मिथाइल जरूर अटैच्ड हो, CH3। अब अगर मैं अल्कोहल ऐसा भी बना सकता हूँ जिसमें अल्फा कार्बन के साथ इथाइल अटैच्ड है, तो इसमें तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन मिथाइल अगर अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है अल्कोहल में, तो उसके साथ ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पॉजिटिव रिजल्ट देने का क्या मतलब है कि ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 के साथ एक हाइड्रो 2 हाइड्रोजन हटके आयोडीन आ जाएंगे 3, CHI3 बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्राई आयोडोमिथेन, और इसका होता है येलो PPT। और ये जो दूसरा वाला फ्रेगमेंट है इसके साथ क्या होगा, ये इसमें हमारे साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है लाइक दिस। लेकिन ये वाला दूसरा पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों लगे हुए हों तो फिर भी हो जाएगा रिएक्शन। अगर फॉर एग्जांपल एक साइड पे मिथाइल लगा हुआ है और एक साइड पे इथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल का होना जरूरी है एक। ठीक है, चाहे वो एक हो चाहे दो हो, वो रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट पॉजिटिव होता है मिथाइल कीटोन में, मतलब ऐसा कीटोन जिसमें किसी अल्फा कार्बन पे एक एटलीस्ट CH3 लगा हुआ हो, तो उसमें भी रिएक्शन हो जाएगा। ये बन जाएगा CHI3 और
दूसरा वाला जो फ्रेगमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में। अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ये फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिया हुआ है ना आपने, उसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है, जैसे सोडियम कार्बोक्सिलेट। वो कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। उसको अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि आप ऑर्गेनिक आइन बताएं जो बना होगा। ऑर्गेनिक आइन हमारे पास ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो CH3 बनता है, ट्राइआयोडोमीथेन। ये करते इसलिए हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई कीटोन या एल्डिहाइड या अल्कोहल है तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है क्या उसके साथ कोई मिथाइल अटैच्ड है या नहीं। देखो अभी आपके पास जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुई है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन उससे पहले हम क्या क्या करते थे, डबल बॉन्ड मालूम करने के लिए हम क्या करते थे, ब्रोमीन डालते थे, और प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल टेस्ट करने के लिए हम उसको ऑक्सीडाइज करा के देखते थे। इसी तरह स्ट्रक्चर की नो हाउ करने के लिए और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो इसमें वन ऑफ द टेस्ट वाज ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट, जिसमें हम अल्फा कार्बन के साथ ये देख लेते हैं कि एटलीस्ट एक चेन तो पता लग जाती है ना, CH3 है। अब सारे टेस्ट छोड़ के ये वाला टेस्ट डालना, जो रिएक्शंस डले हुए ना कैम्ब्रिज में, उसकी कोई इस तरह से सेंस नहीं है। बस उन्होंने डाले हुए अपनी मर्जी के कुछ आसान आसान से टेस्ट निकाल के, जो मुश्किल मुश्किल वाले हैं ट्रस्ट में वो डाले ही नहीं है इन लोगों ने। सही है। जेड मास स्पेक्ट्रोमीटर की रिकॉर्डिंग देख लो, काफी डिटेल में रिकॉर्डिंग उसकी करीबी है, वहीं से हो जाएगा, हमें क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। स्पेशली उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकालते हैं, देखो वो क्वेश्चन तो आ ही रहा है, M+1 आइन पीक डिवाइड बाय M+P। तो वो क्वेश्चन तो आप एक आ ही रहा है, जब से 2022 से ऐड हुआ है वो आ रहा है। उसके बाद जो M+2 आइन की पीक के जो रेशियो है वो नहीं आए हुए, तो वो आएगा तो रेशियो लिखने के लिए आएगा बस। तो वो याद रखो, जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होंगे तो एक ही मॉलिक्यूल में तो 9:6:1 का पीक रेशियो बनता है, और अगर ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स हैं तो 1:2:1 का रेशियो बनता है M और M+2 और M+4 पीक में। अच्छा, ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट, जो तीसरा हमारे पास कंपाउंड है जिसके साथ पॉजिटिव होता है वो है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कौन सा, एक ही एल्डिहाइड ऐसा पॉसिबल है जिसके साथ ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट पॉसिबल है, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल के अलावा अगर मैं कोई और एल्डिहाइड बनाऊंगा लाइक प्रोपानॉल, तो उसके साथ जो है मुझे एटलीस्ट 2 कार्बन की चेन लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि एक जगह तो हाइड्रोजन फिक्स है। तो ये सिर्फ इथेनॉल के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और इसमें भी कंपाउंड जो बनेगा वो CH3 बनेगा जिसका येलो PPT होगा, और दूसरा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा लाइक दिस। और कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्म में तो रुकेगा नहीं, वो अल्कली के साथ रिएक्ट करके आइन बना लेगा। ठीक है भाई। ठीक है, जा सकते हो आप। जो क्वेश्चन तुम लोगों के फंस रहे हैं वो भेज देना व्हाट्सएप पे, वो देखते रहेंगे। बाकी गुड लक, थोड़ी सी मेहनत करो, रिएक्शन याद करो ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के स्पेशली। अल्लाह हाफिज। सर जी आजमी। सर वो एंथैल्पी चेंज और फॉर्मेशन कंबशन वाला। एंथैल्पी चेंज मैसेज लॉ वाला ना। देखो भाई, आपका ये मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं उसकी।